हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राकेश सलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। बच्चों लोग, मैं आपके साथ साइंस के कुछ एमसीक्यूज़ विथ डिटेल सॉल्यूशन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और इन सारे एमसीक्यूज़ में हम लोग ये कोशिश कर रहे होते हैं कि एग्ज़ाम में जिस तरीके के वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम लोग उन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करें, उन क्वेश्चंस को हम लोग को टैकल कैसे करना चाहिए, उन क्वेश्चंस पर हमारा आइडिया क्या काम करना चाहिए। हम लोग इस वाले वीडियो सीरीज़ में ये वाली बात सीखने की कोशिश करते हैं। तो ट्रस्ट मी, अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो इसमें मैं आपको ये ज़रूर सिखा जाऊंगा कि जब साइंस के क्वेश्चन आपके सामने है तो उसको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। और वो अप्रोच करना ही बच्चों लोग इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये साइंस के जो एमसीक्यूज़ है, आपका जो मंडी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है अगले ही महीने, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और इसके अलावा हॉस्टल वार्डन और व्यापम के और सीजीपीएससी के बाकी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए फटाक से शुरू करते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन 1 कहता है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में किसका वहन करता है। कई दफ़ा ने यही वाला क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि हीमोग्लोबिन पूछेगा क्या है, और ऑप्शन में कहीं पर लिखा रहेगा कि हीमोग्लोबिन कुछ और नहीं है, वो दरअसल एक प्रोटीन है। ठीक है, अगले वाली बात यह है कि उसने आपसे पूछा कि किस चीज़ का वहन करता है। ऑप्शंस में आपके पास लिखा हुआ है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन। तो आप बच्चों को ने ये बात पता होगी कि जैसे ही हम लोग ना ब्रीथ इन करते हैं, जैसे हम लोग सांस अंदर की तरफ लेते हैं, तो हमारे वातावरण में, वायुमंडल में बहुत अलग अलग तरह की गैसें उपस्थित होती है। और जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन तो अंदर जाती ही जाती है, लेकिन उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और भी कई सारी छोटी मोटी गैसें जो है हमारे शरीर के अंदर चली जाती है। अब जैसे ही आपने गैसें ली अंदर की तरफ, तो आपकी बॉडी में जो ज़रूरत है ना, वो उन सारी गैसों की नहीं है। आपकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो हमारे जो लंग्स होते हैं ना, वो बहुत ही स्मार्टली क्या करते हैं, जो अपने बहुत सारी गैसें अंदर ले ली हैं, सिर्फ उन सारी गैसों में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को आपकी बॉडी के अंदर जाने के लिए अलाउ करते हैं। और उसके अलावा कोई भी गैस हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पाती। पॉइंट है समझ में। अब क्या होता है कि जैसे ही आपने ना गैस अंदर की तरफ ली और ऑक्सीजन को फेफड़ों ने अंदर की तरफ जाने के लिए अलाउ किया, तो अब ना वो ऑक्सीजन जो है शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाई जाती है। वो ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाई क्यों जाती है बच्चों लोग, उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं वो अपने पास ग्लूकोज संचित करके रखती है। तो जब वो अपने पास ग्लूकोज संचित करके रखती हैं, तो वो जो ग्लूकोज है वो दरअसल ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न किया जाता है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो आपको कैलोरी के रूप में ऊर्जा मिलती है, और साथ में रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने ऐसे कई दफ़ा बोलते भी होंगे, जैसे कुछ बच्चे लोग अगर जिम जाते होंगे तो बोलते होंगे कि आज मैंने 100 कैलोरी बर्न कर ली, आज मैंने 200 कैलोरी बर्न कर ली, आज मैंने 500 कैलोरी बर्न कर ली। तो ये जो कैलोरी बर्न करने वाली जो बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, दरअसल उनकी बॉडी में जब वो वर्कआउट करते हैं तो फिर उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज होता है वो बर्न होता है, उनके शरीर में एनर्जी मिलती है। तो आपको शरीर में काम करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, वो ऊर्जा जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर आपको प्रोवाइड की जाती है। पॉइंट है समझ में। तो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में ऊर्जा की आवश्यकता है। उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज के रूप में वो संचित है, लेकिन उस ऊर्जा को और ग्लूकोज को जलाकर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त में उपस्थित ये जो हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन को अपने कंधे में चढ़ाकर दौड़ता रहता है। ठीक है, तो आपसे उसने पूछा था कि भाई ये किसका वहन करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये ऑक्सीजन का वहन करता है। ठीक, आइए चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा वो क्वेश्चन का जवाब, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए फटाक से चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, अ 10 watt electric bulb is used for 10 hours a day. How many units of energy are consumed in 30 days? क्या होता है कि ना आपके घर पे ना जो बिजली बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है, वो दरअसल यूनिट के रूप में आता है। आपने 100 यूनिट महीने भर में खपत कर ली तो उसका वो बिल बनाकर आपको दे देंगे 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, 6 यूनिट पर यूनिट के हिसाब से, है ना, यही रेट चल रहा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि अगर हमने 100 वाट का बल्ब दिन में 10 घंटे जलाया तो 30 दिनों में हम कितनी यूनिट उड़ा लेंगे। ठीक है, तो आपको ना वो जो यूनिट है ना जिस पर आपके घर में बिजली का बिल आता है, वो यूनिट पता होनी चाहिए।
ये आपको पता होनी चाहिए कि जो घर में जो बिजली बिल आता है उसकी यूनिट क्या होती है। उसकी यूनिट होती है बच्चे लोग किलोवाट आवर। ये आपको याद होना चाहिए। घर में जो बिजली का बिल आता है वो आता है, जिस यूनिट से आता है वो होती है किलोवाट आवर। ठीक है, तो आपने कितने वाट का बल्ब लगाया? हमने 100 वाट का बल्ब लगाया। और ये बल्ब एक दिन में कितने घंटे जलता है? 10 घंटे जलता है। ठीक, तो आपने एक दिन में 100 वाट के बल्ब को अगर 10 घंटे जलाया होगा तो आपने 1000 वाट आवर यूनिट जला ली होगी। 1000 वाट आवर का मतलब होता है 1 किलो वाट आवर। ये आपने एक दिन में उड़ा लिया। पॉइंट आया समझ में? मतलब कि आपने एक यूनिट एक दिन में उड़ा लिया। कंफर्टेबल है आप लोग? अब आपको कितने दिनों के लिए चलाने को कहा जा रहा है? 30 दिनों के लिए चलाने को कहा जा रहा है। अगर आप एक दिन में एक यूनिट जलाएंगे तो 30 दिन में बच्चे आप लोग कितना जला लेंगे? 30 यूनिट्स जला लेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होना चाहिए था वो होना चाहिए था 30 यूनिट्स। पता चला कैसे हैंडल करना होता है? आइए चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहा अगला वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे लोग कि लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण होता है। तो आपको ये बताना है कि किसका फॉर्म ब्रेक होता है तो आपको लौंग मिलता है। लौंग आप लोग खाते हैं ना बच्चे लोग, अच्छी गर्मी भी लेकर आता है वो। तो आंसर है फूलकली। इसका बहुत ही सीधा सा आंसर होगा फूलकली। ठीक है, डन है यहाँ तक? आगे बढ़ सकते हैं अपन लोग? चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। कहता है रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम दरअसल एक बहुत ही मतलब बहुत ही बुरी बीमारी है। आई होप ऐसा किसी के साथ भी ना हो। सो ब्लू बेबी सिंड्रोम में आपको बताना है कि रक्त में ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मेट हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है मेट हीमोग्लोबिन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है। हाँ भाई, वायु प्रदूषण जो है हम लोग लाइकेन के द्वारा पता लगा लेते हैं। लाइकेन के पौधे से ये पता लगा लिया जाता है कि कौन सा मतलब वायु का प्रदूषण कितना ज़्यादा है। सही जवाब है इसका लाइकेन। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन जिसका आंसर है लाइकेन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है। इनमें से कौन सा वाला जो रोग है वो मच्छर वाहित है। हमको पता है डेंगू या फिर फाइलेरिसिस या फिर मलेरिया, ये तीनों ही मच्छर के द्वारा होने वाले रोग है। लेकिन जो निद्रा रोग है वो दरअसल मक्खी के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, कंफर्टेबल है आप लोग? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा निद्रा रोग। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में किसका वातावरण में उच्चतम सांद्रता होती है। आपके पास कुछ तत्व दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसकी सांद्रता वातावरण में सबसे ज़्यादा होगी। तो वातावरण में सबसे ज़्यादा सांद्रता होती है ऑर्गन की। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑर्गन। ठीक है, कंफर्टेबल है? आइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक वर्षा जल का पीएच मान क्या होता है। देखो ये क्वेश्चन ना अक्सर आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भाई फॉर एग्जाम्पल ब्लड का पीएच मान क्या होगा, फॉर एग्जांपल जो यूरिन होता है उसका पीएच मान क्या होगा। तो आपको ना पीएच मान ना जो इंपॉर्टेंट टर्म है उनके सारे को याद रहने चाहिए और उसमें कुछ भी रिसर्च करें जैसा कुछ नहीं है, वो बस आपको याद होने चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इस वाले क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 5.6। प्राकृतिक वर्षा जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 5.6। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से। चलते हैं लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सूर्य के केंद्र के भीतर ऊर्जा का उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है। विखंडन, संलयन या फिर परमाणु टक्कर या परमाणु उत्तेजना। दरअसल आपको ना पता है कि दो तरह की चीज़ें होती है, एक होता है परमाणु विखंडन और एक होता है परमाणु संलयन। आपसे एग्जाम में कई दफ़ा ऐसे पूछा भी गया है कि जो हिरोशिमा नागासाकी पर जो उन्होंने परमाणु बम फेंका था ना, तो परमाणु बम में क्या हुआ था। परमाणु बम में जो उनके परमाणु है उनका विखंडन हुआ था। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ होती है
वो सूर्य जो है ना वहाँ पर जो है, जैसे को अपन हाइड्रोजन बम भी बोलते हैं, वहाँ पर परमाणुओं का दरअसल संलयन होता है। जैसे परमाणुओं का विखंडन हुआ तो उन्होंने एक शहर को उड़ा दिया। अगर परमाणुओं का संलयन करके अगर उन्होंने एटम बम बना दिया ना बच्चे लोग, तो वो जो बम है, वो जो हाइड्रोजन बम है, वो धरती का पूरा आधा हिस्सा तक उड़ाने की काबिलियत रखता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है परमाणु संलयन। परमाणु संलयन में परमाणु विखंडन से भी ज्यादा ऊर्जा या ऊष्मा जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा इस क्वेश्चन का जवाब, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कहता है निम्नलिखित में से किस तरंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। आपको ना पहले जो है जो वेवलेंथ है ना वो वाली चीज समझ में आनी चाहिए। अब जैसे तरंगे क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एक वेव की बात करूं, ठीक है, जैसे अगर मैं किसी एक वेव की बात करता हूँ, लेट्स से मैंने इस तरीके से एक तरंग बनाई, ये तरंग है। ठीक है, तो तरंग क्या होती है भाई, जब अपने किसी आवर्त काल में कोई जो तरंग होती है, जब वो एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब यहाँ से फिर वही चक्कर दूसरी बार आ गया है ना, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कुछ और नहीं कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। और वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपके कई दफा एग्जाम में पूछा जाता है कि वेवलेंथ का तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है। तो तरंग दैर्ध्य क्या है, एक चक्कर में चली गई दूरी है ना, तो दूरी का मात्रक क्या होना चाहिए, मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो है अगर मान लो पूछता कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होगा, तो जवाब में लगा कर आता मीटर। हालांकि क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इनमें से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो इनमें सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है इंफ्रारेड विकिरण की। ठीक है, ये रहा वो जवाब, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं बोलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दबाव की इकाई नहीं है। प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी उसकी यूनिट नहीं है। तो प्रेशर की जो यूनिट है वो बार होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जो नहीं होता है वो है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, एक और होता है पास्कल, वो यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ठीक है आंसर तो इसका डी हो जाएगा, अपना काम उससे बन जाएगा। ठीक, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कहता है मानव शरीर में निम्नलिखित अंगों में से किसी एक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। दरअसल हमारे शरीर में ना HCl फॉर्म हो रहा होता है। दरअसल आप कुछ भी खाते हैं, तो जब आप वो खाते हैं तो उसमें ना जो भी क्रियाएं हो रही होती है, उस क्रियाओं को तीव्र करने के लिए एक हम लोग एसिड जो है हमारी बॉडी रिलीज करती है। आपसे पूछा जा रहा है कि वो एसिड जो है कहाँ पर रिलीज होता है। तो HCl हमारी बॉडी में जब हम लोग की बॉडी जो पाचन क्रिया चल रही होती है उस समय उत्पन्न होता है, और ये HCl कहीं और उत्पन्न नहीं होता, ये उत्पन्न होता है पेट में। आपका जो बड़ा सा जो पेटू है ना, उसमें आता है HCl। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है टेंडन को जोड़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो दसों हजारों दफा पेपर में पूछा गया होगा, उल्टा करके भी इस वाले क्वेश्चन को वो पूछ लेता है कि भाई दो हड्डियां किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए टेंडन बीच में उपस्थित होता है। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 की तरफ। वह बिंदु जो शरीर के पूरे वजन के बावजूद अपनी स्थिति के बावजूद काम करता है के रूप में माना जाता है। द पॉइंट दो विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन इज नोन एज। आपसे पूछा जा रहा है वह ऐसा कौन सा केंद्र होगा जो आपके शरीर का वजन कितना भी हो उस चीज पर निर्भर नहीं करता, लेकिन वो अपनी उपस्थिति पर वो काम करता ही है। तो ऐसा कुछ जो केंद्र है वो कोई और नहीं है बच्चे लोग, वो है गुरुत्वाकर्षण केंद्र। गुरुत्वाकर्षण केंद्र में आपकी बॉडी का वजन कितना है वो मैटर नहीं कर रहा होता, आपकी बॉडी पर गुरुत्वाकर्षण बल बराबर रूप से लग रहा होता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा इसका जवाब, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच गए हैं 15 की तरफ। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, इनमें से कौन सा वाला विटामिन है जो कैल्शियम के अवशोषण के लिए मदद करता है। अब देखो अगर मैं पेपर में होता और मेरे को जवाब नहीं भी पता होता तो मैं से सोचता कि वो जो कैल्शियम मुख्य रूप से किस में उपस्थित होता है, हड्डियों में। आपने टीवी में कई दफ़ा ऐड देखा होगा कि अगर हड्डियाँ कमज़ोर है तो फिर कैल्शियम लेना चाहिए, ऐसा टीवी में कई दफ़ा ऐड दिखाते हैं, है ना। अब इसका मतलब कि हड्डियों के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होने वाली है। अब मुझे ये जानना है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो मेरी हड्डियों को मजबूत करता है या फिर हड्डियों में उपस्थित भी हो सकता है। तो आपने कभी भी आप जैसे सूर्य के प्रकाश में जाते होंगे तो आपको अच्छा एकदम खुला खुला सा और अच्छे मतलब अच्छी अच्छी वाइब्स फील होती होगी, जब खासकर ठंडी के समय तो और भी ज़्यादा होती है। तो वो दरअसल आपकी हड्डियों पर आपने महसूस किया होगा। जबकि जो विटामिन डी है ना, आपने ये भी सुना होगा कई दफ़ा कि सूर्य की रोशनी में होना चाहिए या फिर सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए जिससे विटामिन डी मिलता है। ये लाइन गलत है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी चलकर आप तक नहीं आ रहा होता है। दरअसल जो विटामिन डी है वो आपकी स्किन में उपस्थित होता है। और जब आप सूर्य के प्रकाश में जाते हैं तो पराबैंगनी किरणों के कारण, सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरणें होती है, तो पराबैंगनी किरणों के कारण आपकी स्किन में उपस्थित जो विटामिन डी होता है ना बच्चे लोगों, संश्लेषित होता है। ये सच है, ठीक है। तो वो जो विटामिन डी जो संश्लेषित हुआ था ना, उससे ही आपके कैल्शियम के अवशोषण में आपको मदद मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होना चाहिए वो कोई और नहीं होना चाहिए, विटामिन डी। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आराम से, कंफर्टेबल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहता है पाचन के लिए कौन सा अंग विषहरण या उत्पादन करता है। विच ऑर्गन डज डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्रोड्यूसेस नीडेड फॉर डाइजेशन। तो इसका जो सही जवाब है, अलग अलग अंग अलग अलग तरीके से पाचन की पूरी प्रक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन विषाणु उत्पादन का जो काम है वो कोई और नहीं, वो करता है यकृत। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा यकृत। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है व्हाट कंटेन्ड इन द क्लोरोफिल। कह रहा है कि आपसे क्लोरोफिल में क्या उपस्थित होता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या मैग्नीज। सीधा नॉलेज वाला क्वेश्चन है। मैग्नीशियम उपस्थित होता है प्रोटीन में, दैट वी शुड नो। आप इसे सीधा का सीधा बिल्कुल अपने माइंड में ऐसा ही सेट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक टैंक रोधी मिसाइल है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से जो कौन सी मिसाइल है वो दरअसल टैंक रोधी मिसाइल है। तो इनमें से कोई और नहीं, वो है नाग मिसाइल टैंक रोधी मिसाइल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है भाई when ice cubes are made the entropy of water। कह रहे हैं कि जब बर्फ के टुकड़े बनाए जाते हैं तो पानी के उत्क्रम ताप बदल जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर उपयोग की गई प्रक्रिया के आधार पर होता है। तो एंट्रोपी क्या होता है, पहले आप इस वाली चीज को समझिएगा। एंट्रोपी की परिभाषा होती है अव्यवस्था की माप। ठीक है, आपसे कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी कितनी है। दसों दफ़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो आपको हमेशा उसका आंसर टिक करके आना है कि जो ब्रह्मांड की एंट्रोपी है वो अनंत की तरफ बढ़ रही है। मतलब एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी होता है अव्यवस्था की माप। तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे जो मानव है वो विकास करते जा रहे हैं, धीरे 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 अव्यवस्थाएं हैं, प्राकृतिक अव्यवस्था वो बढ़ती जा रही है ना। जब मानव जो है इतना विकास नहीं कर पाया था तो प्रकृति को कम छेड़ता था, पेड़ पौधे कम काटता था, गोला बारूद कम उड़ाता था, है ना। और जो है प्रकृति को जो है कम से कम क्षति पहुंचाता था। लेकिन जैसे जैसे जो मानव है वो विकास करता जा रहा है, दुर्भाग्यवश हमारी प्रकृति को उतनी ही ज़्यादा क्षति भी पहुंचती जा रही है। ये वाली बात आप स्वीकार करते हैं। तो अव्यवस्था की माप कुछ और नहीं होती है, वो होती है एंट्रोपी। ठीक है, तो आपसे पूछेगा अगर भाई ब्रह्मांड की एंट्रोपी कैसी है, तो आपको बताना है कि वो अनंत की ओर जा रही है, मतलब कि जो अव्यवस्था है वो और भी तेजी से बढ़ती जा रही है। ठीक, अब इसने ये बोला कि अगर हम आइस क्यूब बनाते हैं, इस वाले क्वेश्चन में अगर हम बर्फ के टुकड़े बनाते हैं तो फिर एंट्रोपी क्या होगी। अब जरा बात को समझिएगा। जब पानी रहेगा मतलब द्रव फॉर्म में रहेगा तो वो ज्यादा लहर मारेगा, उसमें ज्यादा हलचलें होंगी, इसका मतलब उसकी जो व्यवस्था है वो ज्यादा अव्यवस्थित रहेगी। लेकिन अगर आप उसको आइस क्यूब के फॉर्म में बना दोगे, मतलब बर्फ के टुकड़े बना दोगे, तो वो स्थिर हो जाएगा, उसमें लहरें नहीं होंगी, वो स्थिर फॉर्म में रहेगा, मतलब अव्यवस्था जो है कम रहेगी। तो जैसे ही आप पानी से बर्फ के टुकड़े बना देते हैं तो जो एंट्रोपी है वो कुछ और नहीं होती है, वो घट जाती है।
कंफर्टेबल हैं लोग, तो इस वाले क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा डिक्रीजेस। आइडिया एक्सेप्टेड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन 20 कहता है पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा विलयन है जो पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। उसके लिए कोई और नहीं, वो है आयोडीन विलयन। आयोडीन विलयन का प्रयोग किया जाता है बच्चों लोग पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो ये रहे साइंस के 20 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके पहले भी मैंने आप बच्चों को बताया था कि जो मंडी बोर्ड है उसके हिसाब से हमने जो टेस्ट है वो दरअसल लॉन्च कर दी है। ये रहा वो टेस्ट का कंप्लीट मॉड्यूल। जो टेस्ट है वो उसकी जो टाइमिंग है, यूजुअली अगर आप ऑफलाइन दे रहे हैं तो सेंटर में आकर 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आप टेस्ट दे सकते हैं। और ये पूरा उसका टाइम टेबल है जो कि प्री डिफाइंड है, जिसमें से पहली टेस्ट 25 जनवरी को छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन लॉन्च की गई। आप इसका भी पेपर हमसे पीडीएफ के फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हैं। अब जो अगली टेस्ट होगी वो होगी 1 तारीख को विज्ञान और अर्थव्यवस्था की। इसके अलावा बाकी सारे टेस्ट का शेड्यूल आपके सामने है। आप चाहें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही फॉर्म में इस वाली टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म के लिए आपके लिए जो एनरोलमेंट फ़ी है वो है मात्र 99 रुपये, और ऑफलाइन फॉर्म के लिए आपको हम प्रिंट आउट के फॉर्म में पेपर प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर सेंटर में हम आपको जो है एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा सिंसियरिटी वाला इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी फ़ीस है मात्र 199 रुपये। और सिर्फ इतनी फ़ीस पे आपको टोटल 8 टेस्ट दी जाएंगी, जिसमें कुल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 800, जिसका ऑनलाइन और पीडीएफ फॉर्म भी अवेलेबल रहेगा। ठीक है, आप एनरोलमेंट लेने के लिए हमारा CGPSC नॉलेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और इस वाले नंबर पर हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो ऑफिस है वो है रायपुर में DDU नगर पर, गोल चौक, MG टावर, 2nd फ्लोर में। ठीक है, यहाँ तक आइडिया एक्सेप्टेड है सारे बच्चों को। तो आपसे मुलाकात होगी साइंस के और भी नए बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।